विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, वैज्ञानिक चेतना से लैस अनुसंधानिका में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और अनुसंधानिका के इस अंक में देखिए, कैंसर रोधी 2 प्रमुख दवाओं के निर्माण के लिए अब नहीं काटने पड़ेंगे पेड़। आईआईटी के वैज्ञानिकों ने लैब में बनाई नई सामग्री। एक शोध के मुताबिक देश में जीवाश्म ईंधन से होती है हर साल 25 लाख मौतें और बाघों के अपने समूह में प्रजनन से आनुवंशिक विविधता को खतरा। दवाएं बनाने के लिए अक्सर पेड़ पौधों से कच्चा माल हासिल करना पड़ता है, जिससे बड़े पैमाने पर पेड़ को क्षति पहुंचती है। लेकिन कैंसर रोधी 2 प्रमुख दवाओं के निर्माण के लिए अब पेड़ों को क्षति पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों ने इसके लिए प्रयोगशाला में वैकल्पिक तरीके से जरूरी पदार्थ तैयार कर लिए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कैंसर की 2 प्रमुख दवाओं टोपोटेकन तथा इरिनोटेकन के निर्माण में कैम्टोतेचिन नामक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक अल्कलॉइड है जिसे चीन में पाए जाने वाले पेड़ कैम्टोथेकोमिनुमाटा और भारत में पाए जाने वाले पेड़ नोथापोडिटस निमोनिना से निकाला जाता है। 1 टन कैम्टोतेचिन निकालने के लिए इन पेड़ों की 1000 टन सामग्री चाहिए होती है। बाजार की मांग पूरा करने के चलते चीन और भारत में पेड़ों की यह प्रजातियां खतरे में पड़ने लगी हैं। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में निमोनिना पेड़ों की संख्या में 20% की गिरावट दर्ज की गई है। आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण के लिए कैम्टोतेचिन के निर्माण का एक वैकल्पिक तरीका विकसित किया है। उन्होंने एक माइक्रोबियल फर्मेंटेशन प्रोसेस विकसित किया है। इस प्रक्रिया से कैम्टोतेचिन को लैब में तैयार किया जा सकता है। यह शोध आईआईटी मद्रास के जैव प्रौद्योगिकी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर स्मिता श्रीवास्तव के नेतृत्व में हुआ है। इसे हाल में जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित किया गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा कि कैम्टोतेचिन तीसरा सर्वाधिक मांग वाला अल्कलॉइड है, लेकिन प्राकृतिक स्रोतों से लगातार इसे हासिल करना मुश्किल है। एक दिन वे पेड़ खत्म हो जाएंगे जिनसे ये निकाला जाता है। दूसरा विकल्प यह है कि उन पौधों की अलग से खेती को प्रोत्साहित किया जाए। यह एक लंबी प्रक्रिया होगी, लेकिन फर्मेंटेशन से कैम्टोतेचिन के निर्माण से अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बाजार की जरूरत के हिसाब से बिना प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुँचाए इसका उत्पादन किया जा सकता है। डॉक्टर श्रीवास्तव के साथ इस शोध में आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर सुरेश कुमार रायला, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर ख्वाजा मोइनुद्दीन तथा सीनियर रिसर्च फेलो राहुल कनोमोरी शामिल हैं, जबकि कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु के 2 शोधकर्ताओं सुश्री KN तथा सुश्री R उमाशंकर ने भी इसमें योगदान दिया। जीवाश्म ईंधन पेट्रोल, डीजल, कोयले आदि से पर्यावरण को तो क्षति पहुंच ही रही है, ये सीधे तौर पर प्रतिवर्ष लाखों मौतों के लिए भी जिम्मेदार है। एक अध्ययन के अनुसार देश में जीवाश्म ईंधन के कारण प्रतिवर्ष करीब 25 लाख मौतें होने का अनुमान है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हार्वर्ड विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम तथा यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के संयुक्त अध्ययन के मुताबिक 2018 में विश्व में करीब 80 लाख मौतों के लिए जीवाश्म ईंधन जिम्मेदार रहा। इन मौतों में भारत की हिस्सेदारी सर्वाधिक 30.7% थी। अध्ययन को एनवायरमेंटल साइंस जर्नल ने प्रकाशित किया है। अब तक प्रदूषण से होने वाली मौतों का जो आंकड़ा तैयार किया जाता रहा, उसमें PM 2.5 कणों के आधार पर नतीजे निकाले जाते हैं।
जीवाश्म ईंधन से हुए प्रदूषण के पृथक आंकड़े नहीं होते थे। दरअसल उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों एवं सतह पर लगे निगरानी उपकरणों से यह पता लगाना मुश्किल होता है कि PM 2.5 में मौजूद कणों में जीवाश्म ईंधन के जलने, वनों में लगी आग के कारण पैदा कणों एवं धूल के कणों की हिस्सेदारी कितनी है। लेकिन इस अध्ययन में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने नासा के ग्लोबल मॉडलिंग एंड एसिमिलेशन ऑफिस के गॉडार्ड अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम GEOS मॉडल का इस्तेमाल किया, जिसके जरिए यह पता लगाना संभव हुआ कि हवा में मौजूद PM 2.5 कणों के स्रोत का क्या क्या है। इसी मॉडल के नतीजों के आधार पर शोधकर्ताओं ने दावा किया कि 2018 में दुनिया में करीब 80 लाख लोगों की जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण मौत हुई। चीन और भारत में इससे सर्वाधिक मौतें हुई हैं। भारत में करीब 30.7% मौतें होने का दावा किया है, जो करीब 24.58 लाख के करीब है। शोधकर्ताओं ने कहा कि 2012 में जीवाश्म ईंधन के कारण होने वाली मौतों की हिस्सेदारी 21.5% थी, लेकिन 2018 में इसमें थोड़ी कमी आई और यह घटकर 18% रह गई। इसकी वजह हवा की गुणवत्ता को लेकर जीवाश्म ईंधन के मानकों को सख्त बनाए जाना है, लेकिन मौजूदा आंकड़ा भी चिंताजनक है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के टीए चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के एनवायरमेंटल एपिडेमियोलॉजी के प्रोफेसर जोएल स्वर्ट्स ने कहा कि यह अध्ययन नीति निर्माताओं के लिए स्पष्ट संकेत देता है कि जीवाश्म ईंधन त्यागें और स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल बढ़ाएं। हमारे देश में बाघों की संख्या सर्वाधिक है और इनकी आबादी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन बाघों के व्यवहार को लेकर हुए एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि बाघों के अपने समूहों के बीच प्रजनन बढ़ रहा है। ऐसा उनका परिवास क्षेत्र घटने के कारण हो रहा है। इससे उनकी आनुवंशिक विविधता के लिए किस तरह के खतरे पैदा हो सकते हैं, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बेंगलुरु स्थित नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस के 3 साल लंबे अध्ययन को हाल में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड एवोल्यूशन जर्नल में प्रकाशित किया गया है। शोध में कहा गया है कि मानव गतिविधियों के कारण बाघों के आवास क्षेत्र में कमी आई है और बाघ अपने संरक्षित क्षेत्र में ही सिमट कर रहने को मजबूर हो गए हैं। यहाँ तक कि विकास कार्यों के चलते संरक्षित क्षेत्रों में भी उनके परिवास का दायरा घट रहा है। शोध के अनुसार इसके चलते बाघ अपने ही समूह के बाघों के साथ प्रजनन करने को बाध्य हैं। समय के साथ साथ यह इनब्रीडिंग में बदल जाएगा और वे सिर्फ अपने परिवार के साथ ही प्रजनन करेंगे। इनब्रीडिंग का तात्पर्य ऐसे प्रजनन से है जहां 2 जीव एक दूसरे के साथ जेनेटिक रूप से बहुत करीब से जुड़े हों। सामान्य भाषा में कहें तो एक ही परिवार के 2 जीवों के बीच प्रजनन को इनब्रीडिंग कहेंगे। शोध में कहा गया है कि इनब्रीडिंग से भविष्य में उनकी तंदुरुस्ती, जीवित रहने की क्षमता आदि पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। हालांकि इस अध्ययन में इस बाबत कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है, लेकिन यह वैज्ञानिक तथ्य है कि जेनेटिक विविधता से उनके जीवित रहने की संभावना बढ़ती है, जबकि छोटे छोटे समूहों में बढ़ जाने से जेनेटिक विविधता घटेगी और उन पर खतरा बढ़ेगा। दुनिया के 70% यानी करीब 3000 बाघ भारत में रहते हैं। ऐसे में अनुसंधानकर्ताओं का कहना है कि देश में बाघों की जेनेटिक विविधता को समझना इनकी प्रजाति के संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण है। अनुसंधानिका के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे अनुसंधानिका के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।